Welcome to the channel A to Z Economics. In the previous session, we have discussed about the types of deficits, in which we discussed the primary deficits and effective revenue deficits. And in this session, we discuss about the types of budget, unbalanced budget. ठीक है, तो हमने पिछले जो सेशन था उसमें देखा था कि टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स के बारे में देखा था, कितने टाइप्स होते हैं उसमें, प्राइमरी डेफिसिट्स, और हमने इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट्स और बैलेंस डेफिसिट्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि अनबैलेंस बजट क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, और इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है गवर्नमेंट बजट का वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि अनबैलेंस बजट क्या होता है। जिस तरह बैलेंस बजट का मतलब होता था कि जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट का रेवेन्यू दोनों इक्वल होता है तो उसको हम लोग बैलेंस बजट बोलते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा पिछले वाला तो आप जाके देखें, इसमें मैंने बैलेंस बजट तक कंप्लीट कर चुका है। तो अनबैलेंस बजट का मतलब होता है व्हेन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इट्स रेवेन्यू। इट्स रेवेन्यू मीन्स रिसिप्ट। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट का रिसिप्ट जो है वो कम हो और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा हो या फिर इक्वल ना हो, तो वैसे सिचुएशन को हम अनबैलेंस बजट बोलते हैं, मतलब इक्वल ना हो। ठीक है, तो इस टाइप में दो टाइप के सिचुएशन होते हैं, एक सरप्लस बजट होता है और एक डेफिसिट्स बजट होता है। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि सरप्लस बजट मतलब कि जो बजट है वो सरप्लस में है। इसका मतलब कि जो गवर्नमेंट का रिसिप्ट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, तो उस केस को हम लोग सरप्लस बजट बोलते हैं। और डेफिसिट्स बजट का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो और उसका जो रिसिप्ट है वो कम हो, तो उसको हम लोग डेफिसिट्स बजट बोलते हैं। तो ये जो बजट है वो सरप्लस कैसे हो जाता है और ये डेफिसिट कैसे हो जाता है, इसके बारे में हम समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट जो होता है, सरप्लस बजट समझते हैं, तो ए बजट इन विच गवर्नमेंट रिसिप्ट इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दिस इज कॉल्ड सरप्लस बजट। तो गवर्नमेंट रिसिप्ट इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो बजट है वो सरप्लस कैसे होता है, देखिए जब हमारा इकोनॉमी, जब इन्फ्लेशन के साथ, ठीक है, जब हमारा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रहता है या इन्फ्लेशन जो प्रिवेलिंग रहता है, तो उस समय क्या होता है कि हमारा एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे कि आपको मैंने पहले इन्फ्लेशन के चैप्टर में बताया हुआ कि इन्फ्लेशन क्यों होता है और कैसे होता है, उसको क्या क्या कॉजेज है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो अपने इन्फ्लेशन का टॉपिक जो प्लेलिस्ट में है उसको जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है तो उस समय क्या होता है, हमारा एग्रीगेट डिमांड बहुत ही ज़्यादा होता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बहुत ही हाई होता है, लोगों का जो परचेजिंग पावर है क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक, उस परचेजिंग पावर, उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो बजट का इस्तेमाल होता है उसमें सरप्लस बजट का यूज होता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें सरप्लस बजट मतलब कि हमारा रेवेन्यू है, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू का मेन सोर्स क्या है, टैक्सेस है। तो गवर्नमेंट क्या करता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए टैक्स का जो रेट है वो बढ़ा देता है। तो टैक्स जो होता है वो रिसिप्ट होता है, जो हमने पढ़ा है रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। तो गवर्नमेंट का जो रिसिप्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर टैक्स बढ़ा देगा गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट का जो रिसिप्ट है वो रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ेगा तो रिसिप्ट बढ़ जाएगा। और दूसरा केस क्या करता है, एक्सपेंडिचर को घटा देता है। तो सपोज करो कि आप 10 रुपये पहले वो था, इनकम था, रिसिप्ट था, ठीक है, और 9 रुपया जो था एक्सपेंडिचर था गवर्नमेंट का। अब क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर को घटा दे रहा है, 9 की जगह 6 रुपये करेगा, तो बजट क्या हो गया, सरप्लस में ही तो आ रहा, बढ़ रहा है बजट। तो क्या करता है, इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को डाउन कर देता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डाउन करेगा तो इन्फ्लेशन का कंट्रोल भी हो जाएगा और जो बजट है वो सरप्लस भी हो जाएगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा मतलब लोगों का परचेजिंग पावर कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सरप्लस बजट को यूज किया जाता है, ये इसका मेरिट है। ठीक है, अब डिमेरिट समझते हैं कि जैसे ये जो केस है सरप्लस बजट का वो बस इन्फ्लेशन के समय ही इफेक्टिव होता है, बट इन केस ऑफ डिफ्लेशन के केस में या डिप्रेशन के केस में क्या होता है कि सारा एग्रीगेट डिमांड डाउन है, सब कुछ डाउन है, उस समय पे अगर हम टैक्स बढ़ा देंगे, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो काम चलेगा इकोनॉमी के, नहीं चलेगा, इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो
सरप्लस बजट का जो कंसेप्ट है ओनली एप्लीकेबल इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, इट डजंट वर्क इन effectively in case of depression when the aggregate demand unemployment is at high, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड जो लो होता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हाई होता है, तो उस केस में सरप्लस बजट काम नहीं करता है। दूसरा, अब समझते हैं दूसरा सिचुएशन, जब डिफिसिट बजट होता है। डिफिसिट मतलब कम, मतलब कि जो गवर्नमेंट का बजट है, मतलब कि जो रिसिप्ट है वो कम है एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च कर रही है और उसका जो रिसिप्ट है वो बहुत ही कम है। ये इसका जस्ट अपोजिट है। ये इन्फ्लेशन के समय हेल्प करता है, ये डिफ्लेशन के समय हेल्प करता है, या डिप्रेशन के समय हेल्प करता है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट का रिसिप्ट कम होता है। इसमें गवर्नमेंट रिसिप्ट ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम होता है। ठीक है, जस्ट अपोजिट, उसका उल्टा कर देंगे आप तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे। मेरिट, ये किस केस में काम करेगा, ये इन्फ्लेशन के समय था तो ये डिप्रेशन के समय काम करेगा। तो इट इज यूज्ड टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डिप्रेशन व्हेन aggregate demand decrease in the economy and there is a situation of unemployment in the economy। मतलब कि जो हमारा इकोनॉमी है उसमें बेरोजगारी है और एग्रीगेट डिमांड जो है वो बहुत ही कम है। तो इस केस में क्या गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू ज़्यादा करना चाहिए? नहीं। अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगा, एक्सपेंडिचर कम देगा तो इकोनॉमी तो बर्बाद हो जाएगी। तो इस केस में क्या करता है, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देता है। ठीक है, हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। फिर इनडायरेक्टली क्या करता है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है वो भी बढ़ जाता है हाउस होल्ड। देखिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर करता है। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? वो प्रोड्यूसर। ये मैंने ऑलरेडी पहले ही एग्रीगेट डिमांड के जो चैप्टर था उसमें अच्छी तरीके से मैंने इसको समझा दिया है कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू C+I होता है। ठीक है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो एग्रीगेट डिमांड की जो एंड इट्स सप्लाई का जो चैप्टर है वो आप देखिए, सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस केस में क्या करता है कि डिप्रेशन है तो हाँ गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया और जो है जो भी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज कर दिया जाता है। अब मेरिट में क्या होता है, ये मेरिट हो गया। अब डिमेरिट क्या होगा, जस्ट इसका जैसे ये जो है जो सरप्लस बजट है वो डिफ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प नहीं करता है, लेकिन यही केस है डिफिसिट बजट का। इसका जो डिमेरिट है ये इन्फ्लेशन के समय ये हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन के समय काम नहीं करता है। और दूसरा कि जब भी इन्फ्लेशन रहता है तो डेफिसिट बजट जो होता है वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच का जो गैप है वो इन्फ्लेशनरी गैप होता है। इन्फ्लेशनरी गैप को और ही बढ़ा देगा। ठीक है, समझ में आ गया? एग्रीगेट डिमांड कम है और जो गवर्नमेंट है बहुत सारा इतना इन्वेस्टमेंट कर देगा कि सारा जो कर्व है वो ऊपर की साइड चला जाएगा। एग्रीगेट डिमांड सप्लाई से ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, तो उस केस में भी हमारी इकोनॉमी को प्रॉब्लम होने लगेगा। तो होप कि आपको ये अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया, एक दो बार आप इसको बार बार देखिएगा और पूरी तरीके से पूरा वीडियो देखिएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। मैंने जो लिखा वो नोट्स की तरह आपका काम भी आ सकता है। आप अगर बोर्ड में इतना लिखते हैं, पूछ देता है कि अनबैलेंस बजट क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, ये 100% गारंटी। ठीक है, अब वीडियो को लोगों के साथ शेयर करते रहिए। अब आने वाले जो वीडियो होंगे उसमें हम लोग थोड़ा सा अलग हट के कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हमने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि WTO क्या होता है, IMF क्या होता है, वर्ल्ड बैंक क्या होता है, कैसे लोन देता है। ठीक है, इसका चेयरमैन क्या है, कब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और कहाँ फाउंडेशन होता है, और इंडिया में इसका क्या रोल है, इंडियन इकोनॉमी में वर्ल्ड बैंक का क्या है, IMF का क्या रोल है, कौन लॉन्ग टर्म लोन देता है, क्या देता है, इस सब सारे के सारे इस सब जो कंसेप्ट है उसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।